बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट लेसन में मैंने आपसे कहा था कि हम सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग पढ़ेंगे। इनफैक्ट ये जो रूल्स हैं ये 2006 के रूल्स हैं और जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो फाइनेंस के रेलेवेंट, जो बजट के रेलेवेंट जो काम होते हैं और कैसे बजट फाइनलाइज होता है, उनको एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं और उनकी अकाउंटिंग फ़र कैसे हो रही होती है और कोई भी मिनिस्ट्री है उसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ कैसे लिंक अप होता है और जो फाइनेंस के मैटर्स हैं कैसे ये लेके चलते हैं, इसमें सारी हम ये नो हाउ करेंगे। और एक थोड़ी सी मैंने चेंज ये किया है, पहले मेरा इरादा था कि इस पूरे जो रूल्स हैं सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग को 2 लेक्चर्स में ख़त्म करूं, लेकिन वो सिलेबस थोड़ा सा बढ़ रहा था तो इसलिए मैंने इसको कम टाइम के लेक्चर्स 4 लेक्चर बनाएंगे फ़र्दर चल के, ताकि जो है एक लेक्चर में आप ज़्यादा बोर ना हों। ये एक 13 सितंबर 2006 का ऑफिस मेमोरेंडम है। तो ये जो है जिसमें जो इसकी एप्लीकेशन हुई थी सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग की, इसको ज़रा पढ़ लें। द अंडरसाइंड इज़ डायरेक्टेड टू रेफ़र टू द न्यू सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग इंट्रोड्यूस्ड विद इफ़ेक्ट फ्राम 1 जुलाई 2000 वाइड द फाइनेंस डिवीजन्स ऑफिस मेमोरेंडम नंबर dated है इसकी on the above subject and to state that it has been decided to review the system with the view to delegating more powers to administrative ministries divisions and bring it to in line with the chart of accounts के बारे में भी हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे as laid on by the Auditor General of Pakistan। इसका जो है सेक्शन 2 है द प्रोसीजर एंड फाइनेंशियल लिमिट्स लेड डाउन इन दिस ऑफिस मेमोरेंडम शैल टेक विद इमीडिएट इफ़ेक्ट। इसकी एप्लीकेशन क्या है, जिस डेट को ये लेटर इशू होता उसी डेट को ही इसकी एप्लीकेशन हो गई थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। सबसे जो मेन चीज़ है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो किसी भी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में होती है, वो है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, जिसको सेक्रेटरी भी कहते हैं। द सेक्रेटरी शैल बी द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ द मिनिस्ट्री डिवीजन अटैच्ड डिपार्टमेंट्स एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड अगेंस्ट द बजट ग्रांट। जो ग्रांट वही जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है किसी भी मिनिस्ट्री को ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिवीजन, यानी कि जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है, वो सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है और उसके अंडर जितनी भी डिवीजन्स होती हैं या अटैच डिपार्टमेंट्स होती हैं सब का जो है सेक्रेटरी ही प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है। द टर्म सेक्रेटरी शैल इंक्लूड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी से क्या मतलब है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इसमें होता है या एक्टिंग सेक्रेटरी भी कोई हो सकता है, इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी भी और द सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द डिवीजन। तो ये सारे के सारे जो हैं सेक्रेटरी के मीनिंग में ही यूज़ होंगे और कोई भी अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं है तो उसकी जगह पे जो कर रहा है एक्टिंग सेक्रेटरी वो PAO होगा, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, और अगर एडिशनल सेक्रेटरी है तो वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होगा, अगर वो भी नहीं है तो जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होगा। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, ये आप याद रख लें कि जो एक मिनिस्ट्री होती है, जिस तरीके से एक इदारे का हेड होता है, तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो कि सेक्रेटरी होता है उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ओवरऑल वही होती हैं। इन द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर फाइनेंस इज़ एन इसेंशियल एलिमेंट। ये जो है फाइनेंस इज़ एन इसेंशियल एलिमेंट इन पॉलिसी क्वेश्चन एंड द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इज़ टू इंश्योर दैट financial considerations are taken into account at all stages in framing and implementing decision। कि कोई भी डिसीजन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जो फाइनेंशियल एलिमेंट है उसको वो कंसीडर करेगा। द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर शैल बी असिस्टेड बाय द CFAO, चीफ फाइनेंस
एंड अकाउंट्स ऑफिसर। ये अब याद रखें, क्योंकि जो सेक्रेटरी होता है वो अपनी ब्रांच जो भी मिनिस्ट्री उसकी होती है उसका एक्सपर्ट बंदा होता है, फाइनेंस का वो बंदा नहीं होता है। इसलिए फाइनेंस का एक बंदा, एक एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए जो उसकी असिस्टेंस करे, जो उसके बिहाफ पे फिनेंशियल मैटर्स को लुक आफ्टर कर रहा हो। तो उसका इमीडिएट जो सबॉर्डिनेट होता है, जो उसको असिस्ट कर रहा होता है, वो होता है चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर। जो सिविल डिपार्टमेंट्स होती हैं उनमें CFO होता है, और यहाँ पे क्या है, CFAO, चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर। और इसके अलावा फिनेंशियल एडवाइज़र भी उसको असिस्ट कर रहा होता है। फिनेंशियल एडवाइज़र वो होता है जो फाइनेंस का रेप होता है और उस मिनिस्ट्री के साथ अटैच होता है। यानी कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, फाइनेंस का जो एक है एक्सपर्ट बंदा, वो हर मिनिस्ट्री के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिहाफ पे होता, उसकी स्ट्रेंथ पे है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्ट्रेंथ पे होता है, लेकिन वो डिप्यूटेड होता है हर एक मिनिस्ट्री में, और वो क्या करता है, लिंक अप कर रहा होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जितने डिसीजंस होते हैं और रेलिवेंट जो मिनिस्ट्री जहाँ पे वो डिप्यूटेड होता है। लेकिन ये सबॉर्डिनेट किसका होता है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का। स्ट्रेंथ उसी की पे होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, लेकिन जो अंडर कमांड होता है ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के ही होता है, और ये लिंक अप करता है जितने डिसीजंस वगैरह होते हैं, क्योंकि ये फाइनेंस के मैटर्स में एक्सपर्ट होता है। ये अपनी राय भी देता है और सेक्रेटरी को गाइड भी करता रहता है। किस लिए ये होता है, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़ इन फिनेंशियल एंड बजटरी मैटर्स। यानी कि फिनेंशियल और बजटरी मैटर्स जितने भी होते हैं, कितने फंड्स लेने हैं, क्या उनका तरीक़ाकार होगा, उनको एक्सपेंडिचर कैसे करना है, ये सारी की सारी जो एडवाइसेस हैं फिनेंशियल एडवाइज़र दे रहा होता है। द डेलीगेशन ऑफ ग्रेटर फिनेंशियल पावर्स टू द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर एंटेल्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू। यानी कि जो उसकी पावर्स अगर ज़्यादा होती हैं, फिनेंशियल पावर्स होती हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है, किसकी, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की। The principal accounting officer is responsible not only for the efficient and economical conduct of the ministry's divisions at departments, यानी कि उसने इकोनॉमिकल वे से उसको कंडक्ट करना होता है ऑपरेशंस को, बट आल्सो कंटिन्यूज टू बी पर्सनली आंसरेबल बिफोर द पब्लिक अकाउंट कमेटी। यानी कि कोई भी मैटर उसकी मिनिस्ट्री का फाइनेंस के रेलिवेंट या जो ऑडिट के दौरान ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑब्जर्व करता है, तो ये मामला जब जाता है PAC में, तो वहाँ पे सेक्रेटरी को बुलाया जाता है और सेक्रेटरी ही उसका आंसर देता है। The two main principles to be observed are economy यानी कि बचत, और getting full value of money यानी कि जितना आप पैसा खर्च करते हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, इसको कहते हैं इकोनॉमी। एंड रेगुलेटरी का मतलब क्या हुआ, स्पेंडिंग मनी फॉर द पर्पसेस एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ एंड रूल। यानी कि प्रॉपर रूलिंग के ज़रिए ही उसको वो एक्सपेंड करेगा। ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से वो लगाए, बल्कि जो प्रॉपर रूल्स हैं उनको फॉलो करेगा। इसके अलावा वो बचत का भी ख्याल रखेगा, यानी कि इकोनॉमी रखेगा। इसके अलावा वो रेगुलेटरी जो हैं जिम्मेदारियाँ वो भी पूरी करेगा। द जनरल फिनेंशियल रूल्स GFR वॉल्यूम 1 एम्फसिस द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो GFR वॉल्यूम 1 में दिए गए हैं? ये हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की, जो उसने ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो वो ऑब्ज़र्व करेगा, जो जिन उसूलों पे वो काम करेगा। यानी कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को ये क्वालिटीज़ या ये जो उसूल हैं इन पे अमल करेगा। सबसे पहला जो है प्रोप्राइटी, द एक्सपेंडिचर इज़ इंकर्ड विद ड्यू रिगार्ड टू हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी का मतलब ये हुआ कि अगर फ़र्ज़ किया आप बिज़नेस के लिए कोई मशीनरी ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई फर्नीचर ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप क्वालिटी वाइज, उसकी प्राइस वाइज, जैसे आप अपने लिए जाके ख़रीदते हैं इसी तरीके से बिज़नेस के लिए भी आप ख़रीदेंगे। तो ये जो आपका अगर फ़र्ज़ किया आप अपने लिए जब ख़रीदते हैं तो मार्केट में जाते हैं, सर्वे करते हैं अच्छी क्वालिटी की चीज़, और मिनिमम जितनी लो प्राइस हो सकती है बारगेन करने के बाद उस पर परचेज़ करते हैं। तो सेम अगर आप गवर्नमेंट के लिए कोई चीज़ बाय कर रहे हैं तो उस पर भी अगर आप बारगेन भी करते हैं, क्वालिटी सर्वे भी करते हैं और अच्छी प्राइस पे अच्छी क्वालिटी की चीज़ परचेज़ करके आएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोप्राइटी। सेकेंड नंबर पे जो प्रिंसिपल है, द पर्पस क्या है, द फंड्स अलॉटेड टू ए मिनिस्ट्री अटैच डिपार्टमेंट्स एंड सबॉर्डिनेट ऑफिसेज आर स्पेंट फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर एलोकेटेड। यानी कि जो फंड्स गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री या जो अटैच डिपार्टमेंट है उसको जिस मकसद के लिए दिए हैं वो उसी मकसद पे ही लगाने चाहिए।
इसके बाद है थर्ड नंबर पे रूल्स एंड रेगुलेशन। द फंड्स आर स्पेंट इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि जो रूल्स की जो प्रॉपर रूलिंग है उसको फॉलो करते हुए आपने उन एक्सपेंडिचर को इंकर करना है। चौथे नंबर पे लिमिटेशन। द एक्चुअल एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द बजट एलोकेशन, यानी कि जो आपको जो गवर्नमेंट ने फ़ंड दिए हैं और उन फंड से आपने तजावुज़ नहीं करना है। जो आपको लिमिट दी गई है उस लिमिट में ही आपने एक्सपेंडिचर करने होते हैं, तो इसको कहते हैं लिमिटेशन। इसके बाद आता है प्रूडेंस। द एक्सपेंडिचर इज़ नॉट प्राइमा फेसी मोर दैन दी ओकेजन डिमांड्स, यानी कि आप देखें अगर आप चेयर ख़रीदते हैं और आपके ऑफिस में एक चेयर की ज़रूरत है और वो नॉर्मली मार्केट में 5000 की आ रही है, और जब आप बजट में उसके एक्सपेंडिचर करते हैं तो आप 15,000 कर दें, तो ये प्राइमा फेसी ही गलत काम आप कर रहे हैं, यानी कि देखने में ही नज़र आ रहा है कि आपने ये गलत काम किया है। आपको चाहिए था कि चेयर जो है 5000 वाली ही परचेज़ करके आते, अगर फ़र्ज़ किया बहुत भी करते तो 5500 की हो जाए या 4500 की हो जाए, तो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो जाए, लेकिन जो देखते ही आपको ना पता चल जाए कि ये आपने गलत एक्सपेंडिचर किया। एंड दैट एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सरसाइजेज द सेम विजिलेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड फ्राम पब्लिक फंड्स एज ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ओन मनी। तो जैसे नॉर्मली आप अपने पैसे खर्च करते हैं और जितने की जो चीज़ होती है उतने में ही परचेज़ करते हैं, तो सेम इस तरीके से अगर आप जो है गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में अगर कोई चीज़ बाय कर रहे हैं तो उसी तरीके से जितने की वो चीज़ है उसके हिसाब से ही आप उसकी पेमेंट करें, एक्सपेंडिचर करें। तो ये जो उसूल होता है इसको कहते हैं प्रूडेंस। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है पब्लिक एडवांटेज। नो अथॉरिटी एक्सरसाइजेज द पावर्स ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास an order which will be ordinarily will be directly or indirectly to its own advantage, and that public monies are not utilized for the benefit of particular person or section of the community unless the amount of expenditure involved is insignificant or the claim for the amount can enforced in court of law or the expenditure is in pursuance of recognized policy or custom। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आप जो पैसा खर्च करें वो पब्लिक एडवांटेज के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। ये ना हो कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो अपने किसी मामे चाचे को ही जो है वो उसका बेनिफिट पहुंचा रहा हो, ऑर्डर दिए जा रहा हो और चीज़ें परचेज़ किया जा रहा हो, लो क्वालिटी की हाई प्राइसेस पे चीज़ें परचेज़ कर रहा हो और जो है वो उसकी कीमत भी अनजस्टिफाइड हो और ज़्यादा पे करे, तो इस तरह का जो है वो क्या है पब्लिक को लॉस होगा। तो आपने वो डिसीजन लेने जिससे पब्लिक को एडवांटेज हो, यानी सबसे पहले तो आपने उसका फ़ायदा किसी को अपने को या किसी अपने जो है अपने आप को नहीं पहुंचाना फॉर द सेक्शन और कम्युनिटी अनलेस द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इज इनसिग्निफिकेंट। फर्स्ट किया एक बिलियंस में आपका फ़ंड है लेकिन आप 100, 200, 500 का अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे किसी को फ़ायदा भी हो रहा है तो इतनी अमाउंट सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए इतना उसका हर्ज नहीं। और द क्लेम फॉर द अमाउंट कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये कोई ऐसा भी नहीं केस होने जो कोर्ट ऑफ लॉ में आपको जवाब देना पड़े। और द एक्सपेंडिचर इन परसुएंस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम, या फिर वो आप वहाँ पे भी खर्चा करेंगे जहाँ पे पहले भी जो रवाज चल रहा है और जिसका फ़ायदा या जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उसमें भले आपके किसी जानने वाले का भी फ़ायदा हो तो फिर आप उस पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है जो कैरी ऑन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है 7वें नंबर पे अलाउंसेस नॉट टू बी सोर्स ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आप कोई भी अपना अलाउंस ऐसा नहीं करेंगे, ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करेंगे या कोई ड्यूटी वगैरह इस तरह के एक्स्ट्रा नहीं करेंगे जिससे आपका टीए बढ़ रहा हो, जिसकी आपकी बिलिंग ज़्यादा हो रही हो और आपको पर्सनल फ़ायदा पहुंच रहा हो, तो इस तरह का कोई भी आपने एक्टिविटी नहीं करनी। द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस सच एज ट्रैवलिंग अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ पार्टिकुलर टाइप, यानी ये जो वो खर्चा होता है एक ख़ास मकसद के लिए होता है जो पे किया जाता है। इज़ सो रेगुलेटेड दैट अलाउंसेस आर नॉट ऑन द होल ए सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू दी रिसिपेंट। ये इस तरीके से होना चाहिए कि वो जो खर्चा होता है उस एम्प्लॉय का वो उसको मीट करने के लिए उसको रीइंबर्स किया जाए, ये ना हो कि उसके लिए सोर्स ऑफ प्रॉफिट बन जाए। इसके बाद 8वें नंबर पे जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को अबाइड बाय करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, यह है इनएविटेबल पेमेंट्स, यानी कि जो पेमेंट करना लाजमी है। इन परसुएंस ऑफ द GFR वॉल्यूम 1 द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर शैल अडॉप्ट द प्रोसीजर लेड डाउन
therein under para 105 of GFR Volume 1, it is an important principle that money indisputably payable should not, as far as possible, be left unpaid, and that money paid should under no circumstances be kept out of account a day longer than is absolutely necessary। यानी कि जो आपने खर्चे करने हैं, फ़र्ज़ की आपने कुछ परचेजिंग की हुई है, बिज़नेस जो अपनी है, आपकी मिनिस्ट्री या आपकी जो गवर्नमेंट का इदारा है, तो उसके लिए जब आपने पेमेंट करनी है तो पेमेंट को अनड्यू डिले ना करें, बल्कि जो पे करनी है उसको पे कर दें, और अकाउंट्स में जो पैसा आपके पास आ जाए उसको फ़ौरन आप डिपॉज़िट करवाएं गवर्नमेंट के फ़ंड्स में। अगर गवर्नमेंट के फ़ंड से आपने विदड्रा करवाया किसी मकसद के लिए तो उसको फ़ौरन उसको पे करें, अपने पास उसको रखने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। तो ये है इनएविटेबल पेमेंट्स का जो मामला है वो भी फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को। Further, it is no economy to postpone inevitable payments, and it is very important to ascertain, provide for in budget estimates, liquidate and record the payment of all actual obligations at the earlier possible date besides the principal accounting officer। आगे भी इसका कंटिन्यू होगा, लेकिन ये है कि यहाँ पे कहने का मकसद ये था कि जितनी आपको पेमेंट करनी है और जिसको आपने पे करना ही है उसको पोस्टपोन करना किसी भी तरीके से किसी का फ़ायदा नहीं है, ना गवर्नमेंट का ना उस इंडिविजुअल का जिसको आपने पे करना है। तो जो पेमेंट करनी है सो करनी है, जो आपको ज़िम्मेदारियों आपकी जो वाजिबुल अदा हैं, आपको पता है कि ये आपकी पेमेंट्स है तो उनको आप कर दें। तो इसके अलावा जो है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर क्या करेगा, shall make prompt payments to suppliers को जल्दी पेमेंट करे, and contractor against their invoices or running bills within the time given in the conditions of the contract, which shall not exceed 30 days as stipulated in Rule 43 of Public Procurement Rules 2004। यानी कि पेपरा रूल में भी हमने पढ़ा था, तो किसी भी कंट्रैक्टर या सप्लायर की पेमेंट 30 डेज़ से ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए, तो वो विद इन टाइम आपको पे कर देनी चाहिए। और इसका जो है ये जो SRO नंबर भी है, ये भी आप एज ए रेफरेंस पेपरा रूल का वो याद रख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन, अदर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर शैल बी एट अंडर। जो हमने प्रिंसिपल पढ़े वो तो प्रिंसिपल थे, मेन प्रिंसिपल जो 8 हैं उनको आप याद रख लें कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कुछ हैं, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इसको करना होती हैं। सबसे पहले है प्रपोजल्स फॉर बजटरी एलोकेशन, यानी कि जो आपने बजट में फ़ंड्स मांगने होते हैं उसके प्रपोजल जो मिनिस्ट्री ने सबमिट करवाना होता है, वो भी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का काम होता है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेटर सर्कुलेट करे तो उसके हिसाब से अपने सारे डाटा इकट्ठा करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एज़ पर जो उनकी रिक्वायर्ड डेट होती है उसको फॉरवर्ड करे। तो ये भी जो है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की ही ड्यूटी है। द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर शैल कंसीडर बजटरी प्रपोजल सबमिटेड टू हिम एंड शैल, जो उसको सबमिट किए जाएंगे उनको भी गौर करेगा, एंड आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी, और जब उनको यकीन कर लेगा, देख लेगा, लुक आफ्टर करेगा, रिव्यू करेगा, फॉरवर्ड द प्रपोजल टू द फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटरी एलोकेशन। तो ये सारा मामला जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो इसके साथ एलोकेटेड जो इसको अपॉइंट किया गया असिस्ट कर रहा होता है उसको फॉरवर्ड करेगा। द प्रपोजल फॉर द एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड इन द डेलीगेटेड पावर्स शैल आल्सो बी फॉरवर्डेड बाय द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर टू द फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस डिवीजन। जो फाइनेंस डिवीजन का बंदा होता है फाइनेंशियल एडवाइज़र, उसको वो भी जो एक्सपेंडिचर्स हैं जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के अथॉरिटी में नहीं आते, जो उसको ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर नहीं है, वो भी अगर एक्सपेंडिचर इनकर करना होगा तो वो फाइनेंशियल एडवाइज़र की ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करेगा, फॉरवर्ड करेगा, ताकि उसके अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लेके उसको एक्सपेंडिचर इनकर किया जाए। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो उसकी अथॉरिटी में दे दिए जाते हैं कि जब आपको फ़ंड अलाट कर दिएंगे तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की अथॉरिटी होती है कि उसको एक्सपेंड करे। कुछ ऐसे फ़ंड्स होते हैं जिन पे उसकी अथॉरिटी नहीं होती, वो हर दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पावर लेनी पड़ती। तो इस तरह के केस जो हैं वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जाएंगे। इसके अलावा कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर करने उनको कंट्रोल कैसे करेगा प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर शैल इंश्योर दैट द फंड्स अलॉटेड टू मिनिस्ट्री डिवीजन एटसेट्रा आर स्पेंट फॉर द पर्पस फॉर विच दीज आर अलॉटेड, यानी कि जिस मकसद के लिए वो अलॉट किए गए हैं उसी मकसद पे ही वो लगने चाहिए। ही शैल आल्सो इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ ए ग्रांट और
An appropriation duly authenticated is normally proportionate to the budget allotment and that the flow of expenditure does not give rise to demands for additional fund। तो ये भी ख्याल रखेगा जो है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर कि जो उस जिस हेड में वो खर्चे कर रहा है तो उस हेड में बैलेंस्ड खर्चे करे। ये ना हो कि वो इतने इस हिसाब से खर्चे कर रहे हो कि एंड पे जो है उसको एडिशनल कोई ग्रांट मांगनी पड़ जाए या सप्लीमेंट्री बिल मांगना पड़ जाए, जो कि फिर एक लंबा प्रोसेस है और जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम होता है। तो जितने आपको फ़ंड अलाट हुए होते हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को उन लिमिट्स में रह के खर्चे अपने मैनेज करने चाहिए। इसके बाद है द एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रांट और अप्रोप्रिएशन एज वेल एज एक्सपेंडिचर नॉट फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ और इंटेंशन ऑफ एनी ग्रांट और अप्रोप्रिएशन unless regularized by a supplementary grant or technical supplementary grant shall be treated unauthorized। तो जो यहाँ पे देखें the expenditure in excess of the amount of grant or appropriation as well as expenditure, यानी कि जो उसको अथराइज अमाउंट है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना या उनको अप्रोप्रिएट करना विद इन द स्कोप ऑफ इंटेंशन ऑफ ग्रांट और अप्रोप्रिएशन, जो कि मतलब कि उसकी ग्रांट दी गई है या उसको जो अप्रोप्रिएट किए गए हैं फंड्स अनलेस रेगुलराइज्ड बाय द सप्लीमेंट्री ग्रांट, या फिर उनको एडिशनल अगर ग्रांट मिल जाए तो भी, और ए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट या फिर उनको टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट अगर एडिशनल मिल जाए शैल बी ट्रीटेड अनऑथराइज्ड। तो अगर कोई इस तरह की ग्रांट होगी जिसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट है या टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट है तो वो उसको एक्सपेंडिचर में लाना, नॉर्मल एक्सपेंडिचर में या जो अप्रोप्रिएटेड या ग्रांट के ज़मरे में ला के खर्च करना, वो क्या होता है अनऑथराइज्ड होता है। इनका अलग से ऐड होता है, उनको अलग तरीके से खर्च करना पड़ता है, उनको नॉर्मल आप ग्रांट के तौर पर खर्चा नहीं कर सकते। द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, यहाँ से है द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर is responsible for any laxity in matters of control over expenditure including that on the part of subordinates। तो अगर कोई उसमें laxity आती है, कोई सुस्ती आती है या खर्चे बेजा होते हैं तो उसकी भी ज़िम्मेदारी जो कि लुक आफ्टर उसका सबॉर्डिनेट भी कर रहा है, तो वो सबॉर्डिनेट भी जो इसके प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के अंडर काम कर रहा होता है तो उसकी भी जो गलती होगी वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की गलती ही काउंट की जाएगी। इसके अलावा ही शैल ensure that neither he nor his subordinate disregard the instruction issued by the government। तो ये दोनों ख्याल रखेंगे, उसका सबॉर्डिनेट भी और प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर भी, कि जो गवर्नमेंट ने जो तरीक़ाकार या जो रूल्स इशू किए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उनको फॉलो किया जाए फ्राम टाइम टू टाइम फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड प्लेस्ड एट हिज डिस्पोजल। जो उसके डिस्पोजल पे फंड वगैरह दिए गए हैं तो उनको उसी हिसाब से ही खर्चा करे जिस तरीके से रूल्स अलाउ करते हैं। द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर the principle of personally answerable shall not however be applicable in the case in which a principal accounting officer has been overruled by his minister on a matter of importance affecting the financial administration of his ministry division। अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें जो उस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है वो डिसीजन ले लेता है और जो है सेक्रेटरी यानी कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की कोई एडवाइस होती है उसको वो ओवरलुक कर देता है, तो उस तरह के मामलात पे वो जवाबदेह नहीं होगा। तो जो मिनिस्टर के डिसीजंस होते हैं तो उस तरह उन पे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर आंसरेबल नहीं होगा, बल्कि अगर उसको कोई रिजर्वेशन है तो वो मिनिस्टर को वो फॉरवर्ड कर सकता है कि इस पे मुझे रिजर्वेशन है। तो इस तरह का मामला अगर फिर भी जो है मिनिस्टर उसको ओवरलुक करता है तो उस पे जो है वो ख़ुद जवाब देगा। और इसका भी आगे तरीक़ाकार है, अगर उसको रिजर्वेशन है तो वो किसको अप्रोच करेगा, सेक्रेटरी। ये भी आगे चल के हम पढ़ेंगे। is required to take a course of action which regards as inconsistent with the duties of principal accounting officer। यानी कि वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की ड्यूटियों में शामिल था लेकिन उसने मिनिस्टर ने लॉक डाउन कर दिया उसको। इन सच केसेस ही शुड नॉट hesitate to submit the case to the minister explaining how that particular course of action is inconsistent with his duties as the principal accounting officer। तो इस तरह का मामला है तो वो अपनी रिजर्वेशन इन राइटिंग जो है मिनिस्टर उसको पुट कर देगा कि ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं ये उसकी ड्यूटीज़ के हिसाब से जो उससे आप करवा रहे हैं वो उसकी ड्यूटीज़ में शामिल नहीं, या उसके जो है उसके मैंडेट में शामिल नहीं आता, या उसके जो पावर्स है उससे जो है एक्सीड कर रहा है, तो वो अपनी जो है रिजर्वेशन जो है वो शो करेगा और उसको हेजिटेट नहीं करना चाहिए इस मामले पे।
इसके बाद नेक्स्ट जो है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल रेगुलेशन एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको वो फॉलो करवाएगा, देखेगा कि वो यकीनी तौर पे फॉलो किए जा रहे हैं। वाइल सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द फंड्स प्लेस्ड एट हिज डिस्पोजल, यानी कि जो के फंड्स डिस्पोजल पे हैं, द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर शैल इंश्योर दैट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेलिवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फुली मेट, कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फुली मेट किया गया है, उनको फॉलो किया गया है, एंड दैट अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस डिवीजन हैज़ बिन ऑब्टेन्ड इन ऑल केसेस विच आर नॉट कवर्ड बाय द स्टैंडिंग ऑथराइजेशन दैट मे बी हैव बिन डेलीगेटेड, यानी कि जो उसके पावर नहीं है तो उसके लिए वो प्रॉपर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल लेके एक्सपेंडिचर इनकर किए जाएँ। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी ड्यूटी आती है मेंटेनेंस एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स। द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द एक्सपेंडिचर इज़ नॉट इंकर्ड इन एक्सेस ऑफ द बजट एलोकेशन, यानी कि जितनी उसकी बजट एलोकेशन की गई है उस लिमिट में ही रहेगा। ही शैल इंश्योर दैट द पेमेंट्स आर करेक्टली क्लासिफाइड अंडर द एप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ अकाउंट, तो जितने भी उनके हेड्स ऑफ अकाउंट हैं उनको प्रॉपर एप्रोप्रिएट किया गया है, उनमें ही अकाउंट किए गए हैं, एंड दैट डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर रेगुलरली रिकॉन्साइल्ड एवरी मंथ विद द फिगर्स कम्युनिकेटेड बाय द कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स, यानी कि CGA एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान AGPR के जो जितने उनके हैं कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स जो है वो बैलेंस शीट बनाता है, और जितने फंड्स होते हैं वो मिनिस्ट्री के पास होते हैं। मिनिस्ट्री जितने भी वो बिल होते हैं वो जो AGPR से जो उनके जो है बिल क्लियर हो रहे होते हैं, और जो जितने भी वो फंड यूज़ हो चुके होते हैं वो स्टेटमेंट चली जाती है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के पास, और वो शो कर रहे होते हैं हमारे इतनी जो इनकम हुई, इतने एक्सपेंडिचर हुए, तो वो जो रिकन्सिलेशन है कि कितने बिल भेजे, कितने जो है उनके अप्रूवल हो चुकी है और अब बैलेंस कितना शो रहा है, तो ये सारे के सारे उनको शो करने चाहिए। इसके अलावा ही शैल इन एडिशन कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड नॉट ओनली बाय द एक्चुअल एक्सपेंडिचर बट आल्सो ऑफ द लाइबिलिटीज़, यानी जितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो भी उसको पता होना चाहिए, बाकी उसकी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं वो भी उसको पता होना चाहिए। विच हैज़ बिन इंकर्ड एंड मस्ट अल्टीमेटली बी मेट, यानी कि जो अभी उसको पे करनी है। एनी एंटीसिपेटेड एक्सेसेस एंड सेविंग शुड बी रीएडजस्टेड बाय मीन्स ऑफ रीअप्रोप्रिएशन टू द एक्सटेंट पावर्स हैव बिन डेलीकेटेड टू द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। अगर कोई एक्सेस खर्चे हो रहे हैं या सेविंग्स हो रही हैं तो उनको रीअप्रोप्रिएट करवा के उनको बैलेंस डाउन करना चाहिए अंडर द न्यू प्रोसीजर। सिमिलरली द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर Similarly, the principal accounting officer shall make sure that the accounts of receipts shall be maintained properly and reconciled on monthly basis. तो जितने भी receipts और payments के जितने भी accounts हैं वो monthly reconcile भी करने होते हैं। इसके अलावा रियलाइजेशन ऑफ रिसीट्स, यानी कि एक मिनिस्ट्री में जितने रियलाइज़ होने चाहिए, जितने फंड्स कलेक्ट होने हैं तो वो भी प्रॉपर देखेंगे कि वो कलेक्ट हो रहे हैं। इन द मैटर ऑफ रिसीट्स पेंडिंग pertaining to the ministry division attached departments and subordinate offices, the principal accounting officer is expected to ensure that adequate machinery exists, कि वो जो वर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन है प्रॉपर वर्किंग कर रही है for due collection and bringing to the account of all receipts of any kind connected with the function of the ministry division departments and subordinate offices under his control। तो जो उसके अंडर कंट्रोल हैं उनकी मिनिस्ट्रीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं जिसका जो मैंडेट है, तो वो जितने फंड्स हैं वो प्रॉपर कलेक्ट किए जा रहे हैं और उनको प्रॉपर अकाउंट में प्लेस किया जा रहा है। ये भी जो है ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की। यहाँ पे आज का जो है सेशन हमारा जो है ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।